तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी महिला की स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा परेशानियों से निकल करके आई है। उस महिला का जीवन बहुत ही ज्यादा संघर्ष से भरा रहा है। अपने घर को छोड़कर जब वह दूसरे घर में गई तो वहां पर भी उसे पूरी तरह से प्यार नहीं मिल सका। सास के ताने तो कभी पति का रूखापन, इन सभी से जूझती वह महिला बहुत ही मुश्किलों से अपना जीवन काट रही थी। लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि उसके साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद भी भगवान ने उसकी और भी भयंकर परीक्षा ली और उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल दिया, एक ऐसे संघर्ष में धकेल दिया जहां पर उसने और भी भयानक अनुभव किया। बहुत ही भयानक उसके शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ। हालांकि आज तो वह अपने ससुराल को छोड़कर के वापस नानी के घर पर आ चुकी है, क्योंकि उसकी सास और उसके पति ने उसके साथ जो गलत किया था और उनके गलत करने की वजह से एक दूसरी भयानक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया था जहां से उसका निकलना नामुमकिन हो गया था। तो कहीं ना कहीं गलती तो उसके पति और सास की ही थी कि अगर उसके साथ वह इतनी जोर जबरदस्ती नहीं करते तो शायद वह दूसरी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब कोई इंसान की आत्मा अंदर अंदर काफी ज्यादा टूट जाती है, वह बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, स्ट्रेस में होता है, तो दूसरी ताकतों के लिए उसके दिमाग को काबू करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यहां पर भी इस औरत के साथ यही हुआ था। उसके कमजोर मन को पढ़कर के उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने खुद ही अपनी पूरी स्टोरी आज हमारे साथ शेयर की है। उनका नाम है जानवी और फिलहाल में वह अपने नानी के घर पर रह रही है, क्योंकि वह दोबारा अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रतीक एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था और ठीक एक हफ्ते बाद अपना काम पूरा करके प्रतीक शाम के वक्त पुणे लौट आया था। घर पर प्रतीक की मां शारदा और उसकी पत्नी जानवी उसके आने की राह देख रहे थे। प्रतीक के आने से पहले ही जानवी ने रात का खाना बना लिया था। शाम के 8 बज रहे थे। प्रतीक जैसे ही घर के अंदर बढ़ता है, शारदा अपने बेटे प्रतीक को गले से लगा लेती हैं। प्रतीक भी भावुक होकर अपनी मां को गले से लगा लेता है और फिर अपने बैग से एक खूबसूरत रंग की साड़ी अपनी मां के हाथ में थमा देता है। प्रतीक ने कहा, आपको इसी रंग की साड़ी चाहिए थी ना, पर आप हमेशा पुरानी साड़ी पहनकर कीर्तन में या मंदिर में जाती हो, मगर अब से आप ये नई साड़ी पहनकर मंदिर जाओगी और भगवान से मेरी तरक्की और कामयाबी की दुआ करोगी, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं। यह कहकर प्रतीक अपनी मां की गोद में अपना सिर रख देता है। कुछ साल पहले शारदा के पति और प्रतीक के पिता संतोष के गुजर जाने के बाद प्रतीक अपनी मां का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लग गया था। अपनी मां की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने लग गया था। अपनी मां की सारी ख्वाहिशें पूरी करने में लग गया था। प्रतीक ने कभी भी अपनी मां शारदा को संतोष की कमी महसूस होने नहीं दी। ठीक वैसे ही शारदा ने भी प्रतीक को कभी अपने पिता की कमी महसूस करने नहीं दी। मां होने के साथ साथ वो प्रतीक के पिता की तरह ख्याल भी रखती थी। पति के गुजर जाने के बाद शारदा के लिए उसका बेटा प्रतीक ही सब कुछ था, उसके बुढ़ापे का सहारा। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन दूर खड़ी जानवी अभी भी अपने पति प्रतीक को आस भरी नजर से देख रही थी। वो देख रही थी कि कब प्रतीक अपनी मां का आंचल छोड़कर उसके पास आएगा और प्यार से सीने से लगाएगा। लेकिन प्रतीक को अपनी मां के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। उसके लिए उसकी मां सबसे पहले थी। तभी प्रतीक ने एक नजर जानवी की तरफ देखा। जानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जानवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा आपका एक हफ्ते का सफर और आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? इस पर प्रतीक ने ताना मारते हुए कहा, यह नहीं कि पहले पति को एक ग्लास पानी पूछ लूं, पर तुम्हें तो बस तोहफे की पड़ी है। यह सुनकर जानवी के चेहरे से मुस्कान चली गई। प्रतीक ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था,
तुम तो मजाक भी नहीं समझती, पूछोगी नहीं क्या लेकर आया हूं? जानवी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लेकर आए हो? तभी प्रतीक ने एक बड़ा सा खूबसूरत शीशे का फ्रेम जानवी की तरफ करते हुए कहा, ये आईना लेकर आया हूं खास तुम्हारे लिए। बड़े दिन से कह रही थी तुम कि हमारे कमरे में आईना नहीं है, इसे दीवार पर लगा लेना और दिन रात बस खुद को ही निहारते रहना। वो आईना देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके आसपास कोने में खूबसूरत डिजाइन बने हुए नजर आ रहे थे, मगर जब जानवी ने आईने की तरफ खुद को निहारा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उस आईने में जानवी को अपना चेहरा खूबसूरत नजर आ रहा था। उस आईने में जानवी को अपने चेहरे पर एक अलग सी चमक देखने को मिल रही थी। जानवी तो उस आईने को देखती ही रह गई, जैसे वो अपना होश खो बैठी हो। वो आईना बाकी आईनों से अलग दिख रहा था। तभी शारदा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ बहू, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरा बेटा कब से तुम्हें पुकार रहा है। ये सुनकर जानवी एकदम से होश में आ गई और उसका ध्यान उस आईने से हट गया। जानवी ने कहा, जी मम्मी जी, आपने कुछ कहा क्या? शारदा ने कहा, मेरा बेटा कब से भूखा है और तुझे खाना लगाने के लिए बोल रहा है, लेकिन तुझे तो कोई होश ही नहीं है। तुम तो बस खुद को आईने में ही निहार रही थी, कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। कोई अक्ल है तुम्हें? जानवी ने दोनों से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे सच में कोई होश नहीं था। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा लेती हूं। इतना कहकर जानवी खाना लगाने के लिए किचन में चली गई। जानवी के किचन में जाते ही शारदा ने प्रतीक से पूछा, तुझे इतना बड़ा आईना खरीदने की क्या जरूरत थी? कुछ और ला देता बहू के लिए, कितना महंगा होगा। इस पर प्रतीक ने हल्की आवाज में कहा, अरे मैं लौटते वक्त जानवी के लिए कुछ खरीदना भूल गया था, तो थोड़ी दूरी पर मुझे एक दुकान नजर आई जहां पुराने और कीमती सामान बेचे जा रहे थे। मैंने सोचा आसपास कहीं अच्छी दुकान नहीं दिख रही और जानवी के लिए कुछ ना लेने से अच्छा है कुछ तो ले उसके लिए। यही सोचकर मैं उस दुकान में चला गया। वहां कई खूबसूरत पुराने सामान थे जो सस्ते दाम पर बिक रहे थे। तभी मेरी नजर एक बड़े से आईने पर टिकी। मुझे लगा यही सबसे बड़ा तोहफा है जो जानवी के लिए खरीदना चाहिए। बस खरीद लिया। पर आप बताना मत उसे कि मैंने पुराना आईना खरीदा है, वरना सोचेगी कि मम्मी जी के लिए नई अच्छी साड़ी खरीद ली और मुझे पुरानी सस्ती चीज दे दी। प्रतीक की इस बात पर शारदा होंठ दबाए हंसने लगी। शारदा के साथ साथ प्रतीक भी हंसने लग गया, यह सोचकर कि जानवी कितनी भोली है। शादी के बाद जानवी को बहू और पत्नी के तौर पर कभी उसे बराबर का प्यार और सम्मान नहीं मिला, पर वो करती भी तो क्या। उसके घर वालों ने उसकी विदाई पर साफ कह दिया था कि अब उसकी सारी जिंदगी ससुराल में ही बीतेगी, फिर चाहे उसे वो प्यार मिले या ना मिले। दिन भर वो बस सास के ताने और पति का गुस्सा सहती रहती थी, पर इसके बावजूद भी बिना शिकायत किए जानवी घर के सारे काम करती थी। शारदा भी जानवी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर अपने प्रतीक को उससे दूर ही रखती थी। प्रतीक भी अपनी पत्नी जानवी से ज्यादा अपनी मां शारदा के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करता था। जानवी तो बस नाम की ही बहू रह गई थी इस घर की, मगर जानवी को अभी भी उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द इन दोनों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। इसी उम्मीद में जानवी बहू और पत्नी का कर्तव्य निभा रही थी और ऐसे ही दोनों माँ बेटे जानवी के इस भोलेपन का कभी कभी फायदा उठा लेते थे। कुछ इसी तरह जानवी की जिंदगी चल रही थी, लेकिन इस आईने ने सब कुछ बदल के रख दिया। प्रतीक को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक आईना नहीं बल्कि एक मुसीबत को घर पर ले आया था। खाना खाने के बाद सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। प्रतीक अपनी मां शारदा के साथ कुछ समय बिताकर अपने कमरे में जाने लगता है। जानवी अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही होती है। इतने में प्रतीक कमरे के अंदर प्रवेश करता है। प्रतीक के आते ही जानवी ने पूछा, खाना कैसा बना था? इस पर प्रतीक ने कहा, अच्छा बना था, पर मां को तीखा लगा। खाने में थोड़ा कम मिर्च डाला करो, उनसे नहीं खाया जाता इतना तीखा। जानवी ने कहा, पर मैंने तो मम्मी जी से पूछकर सब्जी में मसाला डाला था। चलिए अगली बार फिर से ध्यान रखूंगी। तभी जानवी प्रतीक से गुजारिश करते हुए पूछती है, सुनिए,
क्या आप ये आईना दीवार पर लगा देंगे? मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, कहीं मेरे हाथ से छूटकर टूट ना जाए। इस पर प्रतीक ने कहा, देखो अभी मैं बहुत थक चुका हूं, थकान भरा सफर था, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं। मुझसे अभी कोई काम मत कराओ, कल सुबह तुम्हारा काम कर दूंगा। आज रात के लिए इस आईने को कोने में पड़े रहने दो। ये कहकर प्रतीक लाइट ऑफ करके सोने लगता है, लेकिन जानवी कुछ पल अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहती थी। जानवी ने कहा, सुनिए, आप 1 हफ्ते बाद घर आए हैं, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी गुजार लीजिए। जितना वक्त आप मम्मी जी को देते हैं उतना वक्त थोड़ा मुझे भी दीजिए। पत्नी हूं मैं आपकी, आपसे बात करने का मन करता है, कुछ पल गुजारने का मन करता है। इस पर प्रतीक ने झल्लाते हुए कहा, अरे तो क्या सारा वक्त तुम्हें दे दूं? मेरा मां के साथ वक्त बिताना तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या चाहती हो, उन्हें अकेला छोड़ दूं? तुम्हें पता है ना पिताजी के गुजर जाने के बाद वो कितनी अकेली पड़ गई है। देखो जानवी, मैं तुम्हें जितना वक्त दे रहा हूं तुम्हें उसी में खुश रहना होगा। इस पर जानवी ने कहा, और मेरे अकेलेपन का क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना परिवार कब शुरू करेंगे? मैंने तो बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार मांगा था और आप इतने में ही मुझ पर भड़क गए। जानवी पर दोबारा भड़कते हुए प्रतीक ने कहा, अरे कौन सा अकेलापन काटता है तुम्हें? मेरे काम पर जाने के बाद कभी तुमने मां के साथ वक्त बिताया है? इस पर जानवी ने कहा, कैसे बिताऊं वक्त जब वो खुद ही मुझसे ज्यादा बात नहीं करती। मम्मी जी तो बस मुझे सिर्फ काम कराने के लिए याद करती है, और जब उनके कहने पर कोई काम करूं तो मेरे काम में कमियां निकाल देती है। इसीलिए मैं भी ज्यादा वक्त उनके साथ नहीं गुजारती। प्रतीक ने कहा, मत भूलो, तुम बहू हो इस घर की और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। अगर वो तुमसे कोई काम कराती है तो क्या दिक्कत है, और अगर काम में थोड़ी कमी निकाल ही दी तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? वो तुम्हें कुछ सिखाना चाह रही है। अब से मैं एक शब्द अपनी मां के खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? जानवी ने सफाई देते हुए कहा, पर मैंने तो उनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। मैं तो बस यही कह रही थी कि वो मेरे काम में कमियां बहुत निकालती है। अगर मैं उनके हिसाब से भी करूं तब भी वो कभी मेरे काम से खुश नहीं होती। इतना सुनते ही प्रतीक जानवी पर दोबारा से चिल्ला पड़ा और उसे चुप रहने के लिए कहा, जिससे जानवी डर से सहम गई। पर तभी अचानक कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने जब गौर किया तो देखा जो आईना कोने में दीवार से टिका कर रखा था, अचानक वो आईना खिसकते हुए अपने आप गिर पड़ा। जानवी उसे उठाने के लिए तुरंत आगे बढ़ गई और उस बड़े से आईने को दीवार के साथ टिका दिया और उस आईने को सफेद चादर से ढक दिया। दोनों के बीच इस झगड़े के बाद प्रतीक और जानवी एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोने लगे। थकान के कारण प्रतीक को जल्दी नींद आ गई, पर जानवी की आंखों में नींद की जगह सिर्फ आंसू बह रहे थे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी जानवी को इस घर में प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था, और यही सोचकर जानवी सिसक सिसक कर रो रही थी। कोई उसे समझने वाला भी नहीं था। प्रतीक के इस व्यवहार से जानवी बहुत दुखी हो गई थी। पूरी रात जानवी की आंखों से आंसू बहते रहे। बहते आंसुओं से उसका तकिया आधा भीग चुका था। इस हद तक वो अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन उस रात उन दोनों के अलावा कोई और भी कमरे में मौजूद था जो जानवी की हालत को देख रहा था, जिसकी नज़र सिर्फ जानवी पर ही टिकी थी। लेकिन जानवी अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत गई और रात से सुबह हो गई। रो रोकर और आधी नींद से जानवी की आंखें सूज चुकी थीं। जानवी की आंखों में इस वक्त सिर्फ दर्द झलक रहा था। लेकिन जैसे ही जानवी ने उठकर अपने सामने दीवार की तरफ देखा तो वो कुछ पल के लिए चौंक गई। दीवार पर वही बड़ा सा आईने का फ्रेम लगा हुआ था और उसके नीचे एक टेबल रखा था जहां श्रृंगार के सामान पड़े हुए थे, जैसे कि कंघी, सिंदूर की डिब्बी, आंखों का काजल और भी ऐसे सामान थे जिन्हें टेबल पर खास सजा कर रखे हुए थे। यह देखकर जानवी के मन में ख्याल आया, कहीं प्रतीक ने तो नहीं किया? शायद मुझे मनाने के लिए इतना सब किया होगा। यह सोचकर जानवी मन ही मन मुस्कुराने लगी और उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो एक पल में दूर हो गई। जानवी के मन में फिर एक उम्मीद जागने लगी। तभी प्रतीक बाथरूम से नहाकर आया और जानवी से कहा,
अब उठी हो तुम? जानवी ने कहा। यह सब आपने किया है? प्रतीक ने कहा। मैंने क्या किया? जानवी ने उस दीवार पर लगे आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो आईने का फ्रेम आपने लगाया है ना, और वो टेबल भी आप ही ने रखा है। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने यह आईना दीवार पर लगाया है, धन्यवाद। इस पर प्रतीक ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, यह सुबह सुबह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है यह सब करने के लिए, जानवी ने कहा। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? इस पर प्रतीक ने कहा, तुम्हारा काम भी हो सकता है। वैसे भी जब से यह आईने का फ्रेम घर पर आया है, तुम्हारी नजर इससे हटती ही नहीं। जानवी यह सोचकर थोड़ा हैरान रह गई। इतने में प्रतीक ने आगे कहा, तुम्हें पता है आज मुझे ऑफिस में कितना काम है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो बॉस नाराज हो जाएगा, इसीलिए जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करो। इतना सुनकर जानवी नाश्ते की तैयारी में लग गई और उसका ध्यान आईने से हट गया। लेकिन किचन में नाश्ता बनाते वक्त जानवी को यही बात सताती रही थी कि अगर प्रतीक ने उस आईने को दीवार पर नहीं लगाया तो वो अपने आप ही दीवार पर कैसे लग गया। मम्मी जी का भी यह काम नहीं हो सकता, उनसे तो कोई आम भारी चीज भी उठाई नहीं जाती इस उम्र में। आखिर किसने इतने सजावट के साथ उस आईने के फ्रेम को दीवार पर लगाया होगा? यही सोचते हुए जानवी नाश्ता बना रही थी, मगर इतने में शारदा ने अपनी बहू को टोकते हुए कहा, अरे किस गहरी सोच में पड़ी है, जरा जल्दी हाथ चला और नाश्ता तैयार कर, मेरा बेटा काम के लिए लेट हो रहा है। यह सुनकर जानवी अपनी गहरी सोच से बाहर आई और कुछ ही देर में उसने नाश्ता तैयार कर लिया। नाश्ता करके प्रतीक काम पर चला जाता है। प्रतीक के जाते ही जानवी घर का बचा कुचा काम करने में लग जाती है। इतने में शारदा ने कहा, थोड़ी देर में मेरे लिए चाय बनाकर ले आना, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली गई। जानवी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरा समेटने में लग गई। जानवी अपना कमरा समेट ही रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा हो। जानवी इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए जानवी की नजर दीवार पर लगे उस आईने की तरफ चली जाती है। उस आईने की तरफ देखते हुए जानवी के कदम अपने आप उस आईने के करीब बढ़ने लग जाते हैं, जैसे वो आईना उसे अपने पास बुला रहा हो। उस आईने के पास जाते ही जानवी अपने चेहरे को निहारने लगती है। उस आईने में जानवी का चेहरा अलग और खूबसूरत दिख रहा था। जानवी एक बार फिर खुद के चेहरे को निहारते हुए आईने में खो गई थी। अचानक खुद को आईने में निहारते हुए जानवी अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए जानवी ने कहा, कितनी खूबसूरत हूं ना मैं। इतना कहते ही जानवी एक बार फिर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी, लेकिन अचानक हल्की आवाज में उसे आईने में खड़ी जानवी का जवाब आया, क्या फायदा इतना खूबसूरत दिखने का जब तुम्हारा पति ही तुमसे प्यार नहीं करता। इतना सुनते ही जानवी डर से 2 कदम आईने से दूर हो गई। जानवी डर से एकदम चौंक गई थी। उसने चौंकते हुए आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखा, वही रिफ्लेक्शन जो अभी कुछ देर पहले जानवी से कुछ कह रही थी, मगर अब जानवी को अपने रिफ्लेक्शन में कोई अजीब हरकत नहीं दिख रही थी और ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। जानवी सोच में पड़ गई। मैंने जो अभी देखा और सुना, क्या वो मेरा भ्रम था? हाँ, शायद मेरा भ्रम था। शायद ज्यादा परेशान रहने के कारण मुझे इस तरह का भ्रम हुआ होगा। यही सोचकर जानवी खुद को समझा रही थी और अपने मन को शांत कर रही थी, मगर इसके अगले पल अचानक आईने से एक चमकती हुई रोशनी बाहर आई और पलक झपकते ही जानवी के भीतर समा गई। जानवी के भीतर समाते ही जानवी को एक जोर का झटका महसूस हुआ। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जानवी को कोई खबर ही नहीं थी कि अचानक उसके साथ यह हुआ क्या। कुछ ही पलों में जानवी के सर पर एक बेहोशी सा सवार होने लगा। धीरे धीरे जानवी अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करने लगी थी, जैसे कोई चीज उसके अंदर भीतर समा गई हो। धीरे धीरे जानवी की आंखें नींद से भारी होने लगीं और कुछ ही पल में जानवी एक गहरी नींद में सो गई। दिन से शाम हो गई, मगर जानवी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे जरा सा भी होश नहीं था कि कब दिन से शाम हो गई। तभी जानवी की नींद प्रतीक के चिल्लाने की आवाज से टूटी। उसने जब गहरी नींद से जागकर देखा
तो प्रतीक गुस्से से तिलमिला उठा था और जानवी पर बुरी तरह भड़क रहा था। जानवी बिल्कुल भी प्रतीक के इस गुस्से का कारण नहीं जान पा रही थी, बल्कि प्रतीक का गुस्सा देखकर जानवी खुद हैरान रह गई थी। तभी प्रतीक ने जानवी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को लात से धक्का देने की? तुम्हें पता है अगर उन्हें लग जाती तो इस उम्र में उन्हें कितनी तकलीफ होती। यह सुनकर जानवी और भी ज्यादा हैरान रह गई। जानवी ने कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं भला मम्मी जी को क्यों धक्का दूंगी? मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। बल्कि मैं आज पूरा दिन सोती रही और मुझे ही नहीं पता चला कि नींद कब आ गई और मैं कब इतनी देर तक सोती रही, तो मैं मम्मी जी को कैसे धक्का देती जबकि पूरा दिन मैं नींद में थी। इस पर प्रतीक ने झल्लाते हुए कहा, तुमने नींद में ही मां को लात से मारकर धक्का दिया था। एक तो पूरा दिन तुम सोती रही, पूरे दिन में ना तुम एक बार भी मेरी मां को देखने गई ना पूछने गई, और जब मां ने कमरे में आकर तुम्हें उठाने की कोशिश की तो तुमने उन्हें इस तरह धक्का दे दिया। यह क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी? यह तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। अगर यहां रहना है तो शराफत से रहो। अपनी मां के साथ इस तरह की बदसलूकी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर जानवी ने हैरान होते हुए माफी मांगा और कहा, अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं मम्मी जी से माफी मांगती हूं अपने इस बर्ताव के लिए। इतना बोलते ही सामने खड़ी शारदा से माफी मांगते हुए जानवी ने कहा, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। मैं तो नींद में भी ऐसा नहीं कर सकती, पर पता नहीं मुझसे यह कैसे हो गया। लेकिन शारदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शारदा ने कहा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं तूने यह सब जानबूझकर किया है। कल रात तू मेरे बेटे से मेरी शिकायत कर रही थी ना, इतने में भी तेरा मन नहीं भरा तो नींद के बहाने से तूने मेरे साथ बदसलूकी की। मगर जानवी हाथ जोड़ते हुए अपनी गलती की माफी मांगे जा रही थी, लेकिन प्रतीक का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकता था। प्रतीक ने कहा, आज तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हारी वजह से मेरी मां की दिन की दवाई रह गई और ना तुमने रात का खाना बनाकर रखा। एक बार नहीं सोचा कि बिना खाने के मां दवाई कैसे लेंगी। लेकिन तुम्हें तो आराम करने की पड़ी थी। ठीक है, करो आराम। आज सारी शाम और पूरी रात तुम अकेले कमरे में पड़ी रहोगी। ना खाना मिलेगा और ना कमरे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। इतना बोलकर दोनों मां बेटे जानवी को कमरे में अकेला छोड़कर चले गए और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गए। जानवी रोते बिलखते और हाथ जोड़ते हुए दोनों से रहम की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि आज सारी रात उसे अकेले इसी कमरे में रहना था। जानवी अब अपने हालात को कोस रही थी। प्रतीक के साथ 7 फेरों के बाद ना जाने जानवी ने अपनी आंखों में कितने सपने संजोए रखे थे और उन्हीं सपनों के साथ इस घर में बहू बनकर प्रवेश किया था। और आज अपने हालात देखकर जानवी रो रही थी। शाम से रात हो गई थी। डिनर के लिए प्रतीक ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। थोड़ी ही देर में खाना भी आ चुका था। दोनों माँ बेटे कमरे में खाना खाने लगे थे, लेकिन जानवी के लिए ना तो खाना भेजा गया था और ना ही उसे एक गिलास पानी पूछा गया था, क्योंकि वो दोनों आज रात जानवी को एक रात के लिए भूखा प्यासा रखना चाहते थे, ताकि वो कभी भी दोबारा ऐसी भूल ना करे। रो रो कर जानवी की भी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। दिन भर गहरी नींद में सोने के कारण जानवी ने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं था। जानवी को अब काफी भूख लगने लगी थी। तेज प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा था। जानवी की नजर बिस्तर के सामने टेबल पर गई, जहां पानी का जग रखा हुआ था। जानवी दौड़ती हुई उस जग के पास गई, पर जब उसने पानी पीने के लिए जग खोलकर देखा तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। तभी जानवी ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, प्रतीक, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, सहन नहीं हो रहा। एक गिलास पानी दे दीजिए, फिर कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन प्रतीक और शारदा ने जानवी के इस दर्द भरे पुकार को अनसुना कर दिया। दोनों माँ बेटे जानवी को एक रात की सजा देने में इतने बेरहम हो गए थे कि उन्हें जानवी की इस हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। लेकिन बेचारी जानवी खुद को अभी भी आसरा दे रही थी। बस आज रात की बात है,
कल सुबह प्रतीक दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आएंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। बस आज रात जैसे तैसे काटनी होगी। यही सोचकर जानवी खुद को हिम्मत दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटे सोने लगते हैं। प्रतीक आज की रात अपनी माँ के कमरे में सोने लगता है, पर जानवी अभी भी अपने कमरे में भूख और प्यास से तड़प रही थी। लेकिन उसकी यह तड़प देखने वाला इस कमरे में जानवी के अलावा कोई और भी मौजूद था। कमरे में अचानक ठंडक का माहौल छा गया था। जानवी का बदन अब ठंड से कांपने लगा था। एक तो पहले से ही जानवी को भूख प्यास सता रही थी और अब उसे कमरे में एक अजीब ठंड का सामना करना पड़ रहा था। ठंड से कांपते हुए जानवी चादर में लिपटकर लेट गई, लेकिन उसकी ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानवी को बड़ा अजीब लगा कि गर्मी के मौसम में अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई। यह रात जानवी के लिए और भी मुश्किल होने जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। दोनों माँ बेटे चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन जानवी की यह रात बड़ी दर्दनाक और मुश्किल भरी रात थी। उसके लिए सोना नामुमकिन था। मगर चादर में लिपटे हुए जानवी की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन इस खामोश भरी रात में जानवी को अचानक खटखटाने की आवाज आती है। जानवी आंख खोलकर आसपास देखने लगी। आसपास देखने पर जानवी की नजर एक बार फिर दीवार पर लगे उस आईने पर टिक गई। जानवी ने गौर किया कि खटखटाने की आवाज ठीक आईने से आ रही थी। जानवी उठकर उस आईने के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वो खुद को आईने में देखने लगी, तभी कमरे की रोशनी अचानक अपने आप जलने बुझने लग गई। कमरे में बढ़ती ठंड और अचानक रोशनी का यूं बार बार जल बुझना माहौल को काफी डरावना बना रहा था। कमरे में इस तरह की हलचल देखकर जानवी काफी घबरा गई थी, लेकिन अगले पल उसकी नजर दोबारा से दीवार पर लगे आईने पर पड़ी, जहां जानवी सामने खड़ी थी और जलती बुझती रोशनी में वो खुद को देख रही थी। लेकिन अचानक जलती बुझती रोशनी में जानवी को अपना चेहरा आईने में डरावना नजर आने लगा था। उस आईने में जानवी के चेहरे के भाव अजीब तरह से बदलने लगे थे। अचानक उसकी आंखें बाहर की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे का मांस धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और अब उसके चेहरे की जगह मरे हुए इंसान की खोपड़ी नजर आ रही थी, जो बहुत भयानक दिख रही थी, जिसे देखकर जानवी खौफ के मारे चीख पड़ी और उसके चीखते ही अचानक कमरे की रोशनी आवाज करते हुए बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जानवी इतनी घबराई हुई थी कि वो आईने की तरफ दोबारा नहीं देखना चाहती थी। वो अपना चेहरा भी उस आईने के सामने नहीं करना चाहती थी, पर जानवी एक बार देख लेना चाहती थी कि जो उसने देखा वो आंखों का धोखा था या सच। हिम्मत करते हुए जानवी ने धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपनी घबराई हुई नजरों से उस आईने की तरफ दोबारा से देखा, लेकिन उसके सामने अब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। अंधेरे के कारण जानवी को आईने में अपना अक्स काला दिख रहा था, लेकिन तभी अचानक आईने में जानवी के रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी, मानो जैसे उस आईने में जानवी का अक्स नहीं बल्कि किसी और की काली परछाई सामने खड़ी हो। ये देखकर जानवी सहमते हुए एक कदम पीछे हो गई। अचानक जानवी को उस आईने में अपना अक्स धुंधला होता हुआ नजर आया। आईने के शीशे पर धुंध छाने लगी थी। जो भी कमरे में रखी चीजें आईने में दिख रही थीं, सब धुंध में धीरे धीरे गायब होने लगी थी। धीरे धीरे जानवी को अब अपना अक्स भी उस आईने में दिखना बंद हो गया था। इस हद तक शीशे पर धुंधलापन छाया हुआ था। जानवी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि यह आईने में किस तरह की हलचल है, पर वो इतना तो जान ही चुकी थी कि यह आईना कोई आम आईना नहीं था। देखते ही देखते अचानक दो काले लंबे भयानक हाथ आईने से बाहर निकलकर जानवी की तरफ बढ़ने लगे थे। खौफ से चीखती हुई जानवी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। प्रतीक, बाहर निकालो मुझे, यहाँ कुछ है, प्लीज बाहर निकालो मुझे। लेकिन प्रतीक और शारदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों को दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। जानवी की पुकार भी सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों ने यह तय कर लिया था कि यह दरवाजा अब सुबह खुलेगा। इतने में उस आईने से एक बहुत भयानक चीज बाहर निकलकर जानवी के सामने आ गई।
वो भयानक चीज अचानक एक लड़की की आकृति में बदलने लगी और धीरे धीरे उस आकृति ने जानवी के चेहरे का रूप ले लिया। यह देखकर जानवी खौफ से वहीं जम गई। जानवी इस वक्त अपने आप को देख रही थी, पर वो असली जानवी नहीं थी बल्कि कुछ और थी। जानवी जैसी दिखने वाली ने भारी आवाज में कहा, इतनी हैरान क्यों हो? अब से मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगी और तुम मेरी दुनिया में रहोगी। ये बोलकर वो जानवी को जबरदस्ती घसीटते हुए आईने की तरफ ले जाने लगी। जानवी मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तब तक वो जानवी को अपने साथ उस आईने के अंदर ले जा चुकी थी और कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। पर थोड़ी देर बाद उस आईने से वही भयानक चीज बाहर निकलकर सामने आ गई और पलक झपकते ही उसने दोबारा से जानवी का रूप धारण कर लिया। जानवी का रूप अच्छे से धारण करते ही वो एक शैतान भरी मुस्कान के साथ आईने की तरफ देखने लगी। आईने की तरफ देखते हुए उसने भारी आवाज में कहा, अब से यह सब कुछ मेरा है। जो भी होगा अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। जो भी मुझसे उलझेगा मेरे एक इशारे से वो तबाह हो जाएगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी आ गई। अगली सुबह प्रतीक और शारदा दोनों दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले प्रतीक को कमरे के अंदर से किसी औरत की गुनगुनाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। प्रतीक ने अपनी मां से कहा, आपने सुना? जानवी कुछ गुनगुना रही है। मैंने तो कभी उसे इस तरह गुनगुनाते हुए नहीं सुना। प्रतीक की यह बात सुनकर शारदा भी दरवाजे के पास जाकर कान लगाने लगी। शारदा को भी जानवी के गुनगुनाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगर यह आवाज काफी अजीब लग रही थी। लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए शारदा ने कहा, अरे कल रात की वजह से सदमे में आ गई होंगी, इसलिए अब बिना देर किए दरवाजा खोल दे। अगर इसे कुछ हो गया तो सारी बात हम पर आ जाएगी। प्रतीक ने ठीक वैसा ही किया। प्रतीक ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर बढ़ते ही दोनों मां बेटे ने देखा कि जानवी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर कंघी फेर रही थी और अजीब आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। यह देखकर दोनों मां बेटे हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए दोनों सोच में पड़ गए कि अचानक जानवी को यह क्या हुआ। कल रात की वजह से वो इतनी शांत और सामान्य कैसे रह सकती है। दोनों मां बेटे को जानवी में कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इतने में प्रतीक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जानवी से कहा, जानवी, कल रात हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि तुम दोबारा इस तरह की भूल ना कर सको और मुझे भी तुम पर गुस्सा होने का मौका ना मिले। तुम हमसे नाराज तो नहीं होना? यह सब बोलते हुए अचानक प्रतीक के होंठ डर से कांपने लगे थे। ना जाने क्यों उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जानवी वो जानवी नहीं थी। जानवी की मौजूदगी ना जाने क्यों अब प्रतीक के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। प्रतीक भी नहीं जान पा रहा था कि उसके मन में यह किस चीज का डर है, पर इस वक्त वो जानवी को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। बालों पर अजीब तरह से कंघी फेरते हुए जानवी काफी बदली बदली सी नजर आ रही थी। चेहरा तो जानवी का था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। तभी अपने बालों पर कंघी फेरने के बाद जानवी ने एक नजर प्रतीक और शारदा की तरफ देखा। ना जाने क्यों उसकी एक नजर से देखते ही दोनों मां बेटे थोड़े सहम से गए। जानवी ने प्रतीक की तरफ घूरते हुए कहा, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या है ना, जब भी मैं इस आईने में खुद को देखती हूं तो अपने चेहरे से नजरें नहीं हटा पाती। ना जाने मेरा इस आईने से कौन सा पुराना रिश्ता है। यह कहते ही जानवी अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसकी यह अजीब मुस्कुराहट देखकर शारदा ने पूछा, बहू तुम ठीक हो ना? इस पर जानवी ने जवाब में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? लेकिन यह सवाल मुझे आप दोनों से करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के चेहरे का रंग उतरा उतरा सा लग रहा है, जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। ये कहते हुए जानवी उसी अजीब मुस्कुराहट के साथ दोनों की तरफ देखने लगी। जानवी का यह बदला हुआ अंदाज दोनों को ही हैरान कर रहा था। इन दोनों ने तो यही सोचकर दरवाजा खोला था कि जानवी उनके पैरों पर गिरकर अपनी गलती की माफी मांगेगी, मगर जानवी का यह शांत रूप देखकर दोनों को ही हैरान कर गया था।
अब वो दोनों ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे सारी बात उन पर आ जाए, इसीलिए बीते रात की बात को यही खत्म कर दिया। माहौल को पहले की तरह सामान्य बनाते हुए प्रतीक ने जाह्नवी से कहा, अच्छा, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूं, तुम तब तक किचन में नाश्ते और चाय की तैयारी करो। इतना सुनते ही जाह्नवी के चेहरे से वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्से का भाव दिखने लगा। प्रतीक ने उसके चेहरे का भाव देखते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इस पर जाह्नवी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मैं बस अभी नाश्ते की तैयारी करती हूं, पर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। प्रतीक ने मुंह बनाते हुए कहा, जाह्नवी, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। अच्छा बताओ, क्या काम है? एक कुटिल मुस्कान के साथ जाह्नवी ने अपने बालों की गुच्छी कंघी से निकालकर प्रतीक के हाथ में देते हुए कहा, क्या आप इसे बाहर कचरे में फेंक देंगे? वरना यह हवा में यहां वहां जमीन पर गिर जाएगा, फिर मम्मी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रतीक वो बालों की गुच्छी लेकर बाहर चला गया। शारदा भी कमरे से बाहर चली गई। प्रतीक जैसे ही उसे फेंकने लगा, तभी अचानक प्रतीक को अपनी उंगलियों पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई कीड़े जैसी चीज उसके उंगलियों पर घूम रही हो। प्रतीक ने जैसे ही अपनी उंगलियों पर नजर डाली तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। उसके हाथ में उन बालों के गुच्छे की जगह अजीब तरह के कीड़े हिलते हुए नजर आ रहे थे। प्रतीक को उन कीड़ों से बड़ी घिन सी आने लगी थी। उसने डरते हुए अपना हाथ जोर से झटक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रतीक के इस तरह चिल्लाने से बाहर आसपास कुछ मोहल्ले वाले देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर प्रतीक अपना हाथ यूं झटक कर क्यों चिल्ला रहा है। तभी प्रतीक की चीख सुनते हुए शारदा बाहर आ गई और अपने बेटे को शांत करते हुए पूछा, अरे शांत हो जा, क्या हुआ है तुझे? प्रतीक के बार बार हाथ झटकने पर भी वो कीड़े नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो जैसे प्रतीक के मांस से चिपक गए हों। प्रतीक ने दोबारा अपना हाथ ऊपर नीचे करते हुए जोर से झटका। प्रतीक की इस हरकत से कुछ बच्चे भी देखकर घबरा गए थे। शारदा यह सब देख पा रही थी, मगर वो इस वक्त अपने बेटे को शांत नहीं कर पा रही थी। पर मेन डोर के पास खड़ी जाह्नवी यह देखकर किसी शैतान की तरह मुस्कुरा रही थी। शारदा अब और अपने बेटे का यूं बाहर तमाशा बनने नहीं दे सकती थी, इसलिए शारदा अपने बेटे प्रतीक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले गई। मगर अंदर आने के बाद भी प्रतीक अपना हाथ बार बार झटके जा रहा था। शारदा ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ है, बताइएगा भी, क्या हुआ है तेरे हाथ को? लेकिन अपने हाथ पर उन कीड़ों को चलता हुआ देखकर प्रतीक में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ जवाब दे सके। इस वक्त वो डर से पागल हो चुका था, बस एक ही बात अपनी माँ से दोहरा रहा था, ये कीड़े मेरे हाथ से चिपक गए हैं, कोई निकालो इन्हें। लेकिन शारदा को प्रतीक के हाथ पर कोई कीड़ा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। शारदा ने कहा, कौन से कीड़े? कुछ नहीं है तेरे हाथ में, शांत हो जा। लेकिन प्रतीक तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रतीक की यह हालत देखकर शारदा भी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे शांत करे। तभी जाह्नवी ने शारदा से कहा, मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूं, मैं इन्हें शांत करती हूं। यह कहते ही जाह्नवी किचन में चली गई। किचन में जाकर जाह्नवी फ्रिज के पास चली गई। शारदा भी हैरानी से गौर कर रही थी कि आखिर यह जाह्नवी अब करने क्या वाली है। तभी कुछ ही देर में जाह्नवी हाथ में पानी का गिलास लिए किचन से बाहर आई और अगले पल जाह्नवी ने प्रतीक के चेहरे पर पानी फेंक दिया, जिससे प्रतीक शांत हो गया। मगर शारदा ने देखा जाह्नवी ने बड़े ही बेरहमी से वो पानी प्रतीक के चेहरे पर फेंका था, मगर अपने बेटे को शांत होते हुए देखकर वो कुछ कह नहीं पाई। चेहरे पर ठंडा पानी पड़ते ही प्रतीक होश में आ गया और शांत होते हुए उसने हैरान भरी नजर से दोबारा अपने हाथ की तरफ देखा, मगर अब उसके हाथ पर कोई कीड़े जैसी चीज चलती हुई नजर नहीं आ रही थी। प्रतीक अपने हाथ की तरफ हैरानी से देखता ही रह गया। शारदा ने पूछा, यह क्या हो गया था तुझे? तुझे पता भी है बाहर लोग किस तरह देख रहे थे तुझे? प्रतीक ने हैरान होते हुए बताया, मैं जब वो बालों की गुच्छी लेकर फेंकने गया था तो अचानक मुझे अपने हाथ पर अपनी उंगलियों पर कुछ महसूस हुआ,
जब देखा तो मेरे हाथ में उस बालों की गुच्छी की जगह वो अजीब गंदे कीड़े घूमते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अजीब सी घिन आ रही थी। घबराहट के मारे मैं अपना हाथ बार बार झटकने लगा था, पर वो कीड़े मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या आपने भी मेरे हाथ पर, मेरी उंगलियों पर वो लंबे कीड़े देखे थे? इस पर शारदा ने कहा, नहीं, तू जैसा बता रहा है वैसा कुछ नहीं था तेरे हाथ पर। प्रतीक ने हैरान होते हुए पूछा, आपको नहीं दिखा? क्या मतलब आपको नहीं दिखा? मैंने अपनी आंखों से उन कीड़ों को हिलते हुए देखा था। इस पर जानवी ने बीच में बोला, पर अब तो आपको अपने हाथ पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा ना? प्रतीक ने कहा, नहीं, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मेरे हाथ पर, लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ देखा था और महसूस भी किया था। इस पर जानवी ने कहा, वो आपका भ्रम होगा, चलिए छोड़िए, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाने लगती हूं। इस पर प्रतीक ने कहा, नहीं, रहने दो, मन नहीं है मेरा कुछ भी खाने का, मैं आज बिना खाए ही ऑफिस चला जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर प्रतीक तैयार होने चला गया। प्रतीक को इस तरह घबराता हुआ देखकर जानवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई। जानवी ने धीमी आवाज में खुद से कहा, बड़ा आया मुझे आदेश देने वाला, अब से ये कुछ भी खाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहते ही जानवी अपने कमरे में चली गई, मगर जानवी को कमरे में जाता देखकर शारदा को उस पर शक होने लगा था। शारदा ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, प्रतीक बालों की गुच्छी के बारे में जिक्र कर रहा था, और जब जानवी ने उसे हाथ में अपनी बालों की गुच्छी थमाई थी, तब से प्रतीक इस तरह की अजीब हरकत करने लगा। खुद से कहते हुए शारदा का शक जानवी पर जाने लगा था। शारदा को आज सुबह से ही जानवी में कुछ अलग बदलाव देखने को मिल रहे थे। वो सोच रही थी कि कहीं बहू कल रात का बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन शारदा को अब भी इसका जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था कि इस घर में जो जानवी थी वो एक बहुरूपिया थी, एक शैतान जो उस आईने के जरिए दूसरी दुनिया से निकलकर इंसानी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी और जानवी का रूप धारण कर बैठी थी। बिना नाश्ता किए ऑफिस जाने के बाद प्रतीक ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। वो जब भी कुछ खाने लगता तो उसे खाने में वही लंबे कीड़े चलते हुए दिखाई देने लगते थे। इसी कारण प्रतीक को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। दिन भर ऑफिस में काम करने की वजह से प्रतीक को भूख लगने लग गई थी। उसने सोचा, अब घर जाकर ही कुछ खाऊंगा। घर पहुंचते ही प्रतीक ने देखा कि आज रात का खाना मां ने यानी शारदा ने बनाकर रखा था। प्रतीक ने पूछा, मां, आज आपने खाना बनाने की तकलीफ क्यों की? जानवी बना देती। इस पर शारदा ने कहा, बेटा, बहू कह रही थी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज रात का खाना आप बना लीजिए। ये बोलकर वो सारा दिन अपने कमरे में रही। मैं उसे जब दवाई देने गई तो वो आईने के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी। मुझे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। मुझे लगता है वो कल रात की वजह से हमसे नाराज है और यह सब नाटक कर रही है। इस पर प्रतीक ने कहा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसे एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा। इस पर शारदा ने उसे शांत करते हुए कहा, देख, अभी रहने दे, वरना बात बिगड़ जाएगी। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम पर इल्जाम आ जाएगा। वैसे भी आज सुबह से मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। अगर कल भी उसने यही तेवर दिखाए तो हम उसे एक नई तरह से सजा देंगे। इसलिए आज मेरे हाथ का बना खाना खा ले। इतना सुनकर प्रतीक अपनी मां की बात से सहमत हो गया। शारदा टेबल पर खाना लगाने ही लगी थी कि तभी जानवी कमरे से बाहर आकर टेबल के सामने बैठ गई। शारदा तीनों प्लेट में खाना डालकर ले आती है, लेकिन जैसे ही जानवी अपनी थाली की तरफ देखती है, वो गुस्से से शारदा की तरफ घूरने लगती है। जानवी का यूं गुस्से से घूरना दोनों को ही चौंका रहा था। इससे पहले प्रतीक कुछ कह पाता, तभी शारदा ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या हुआ बहू, ऐसे गुस्से से क्यों घूर रही हो मुझे? जानवी ने कहा, थाली में इतना कम खाना क्यों दिया है? देखने पर थाली में खाना ज्यादा दिख रहा था, मगर जानवी के लिए कम लग रहा था। इस पर शारदा ने कहा, अभी यह खा लो, बाद में दोबारा मांग लेना। इस पर जानवी ने कहा, क्या कहा? मांग लेना? तो अब मुझे आप लोगों से मांगना भी पड़ेगा। इतने कहते ही जानवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई।
दोनों माँ बेटे एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। अगले पल जानवी ने खाना शुरू कर दिया। तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर कुछ ही पल में प्रतीक और शारदा खाने से ज्यादा जानवी को हैरान भरी नजर से घूरने में लग गए। जानवी दोनों के सामने बड़े ही अजीब और बड़े ही गंदे तरीके से खाना खा रही थी। उसके चबाने की आवाज जैसे दोनों माँ बेटे के रोंगटे खड़े कर रही थी। जानवी अभी भी जानवरों की तरह खाए जा रही थी। यह देखकर दोनों माँ बेटे में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई जानवी को इस तरह खाने से रोक ले। यह देखकर उनके ही गले से निवाला निगलना बंद हो गया था। इस हद तक वो दोनों हैरान हो गए थे। थाली पूरी साफ करने के बाद जानवी किचन में अपने लिए और खाना लेने चली गई। कई देर तक यही चलता रहा, मगर दोनों माँ बेटे की डर से सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। लेकिन खुद को समझाते हुए शारदा ने प्रतीक से कहा, कल रात से वो भूखी थी ना, आज सुबह भी खाना नहीं बना था, शायद इसलिए तेज भूख लगने के कारण वो इस तरह खा रही थी। लेकिन यह कहने के बाद भी शारदा अंदर तक घबराई हुई थी। प्रतीक भी जानवी की इस हरकत से परेशान आ चुका था, मगर कल रात की वजह से वो दोनों अभी कुछ कह नहीं पा रहे थे। जानवी का यह अजीब बर्ताव देखकर प्रतीक सोच में पड़ गया। कहीं जानवी यह सब जानबूझकर तो नहीं कर रही, हमें डराने के लिए? अगर ऐसा है तो अगली बार मैं इसे पहले से भी ज्यादा कठोर सजा दूंगा। बहुत हो गया इसका नाटक। मन में यही विचार लाते हुए प्रतीक जानवी की तरफ पीठ करके सो गया। सभी अपने अपने कमरे में सोने लगे थे। शारदा भी अपने कमरे में सो रही थी और प्रतीक और जानवी भी एक साथ कमरे में सो रहे थे, पर दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे, मानो जैसे दोनों को एक दूसरे की शक्ल ना देखनी पड़े। इसी तरह रात गहरी होती गई। रात का सन्नाटा कमरे में फैल गया था और इस सन्नाटे भरे माहौल में प्रतीक की नींद किसी आवाज से बीच रात में टूट गई। प्रतीक ने आंखें मलते हुए जब अपनी दाईं ओर देखा तो उसे जानवी लेटी हुई नहीं नजर आ रही थी। प्रतीक ने सोचा, ये जानवी कहां गई? इतना सोचते ही प्रतीक ने सामने देखा। जानवी प्रतीक की तरफ पीठ करके आईने के सामने खड़ी थी और अजीब आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। बड़ी ही धीमी और अजीब आवाज में आईने की तरफ देखकर जानवी कुछ कह रही थी। प्रतीक ने जब गौर से सुनना चाहा तो उसे अजीब आवाज में यह कहते हुए सुनाई दिया, तुम अब कभी इस आईने से बाहर निकल नहीं पाओगी। अब से वही तुम्हारी दुनिया है जहां तुम कैद हो चुकी हो। और फिर अचानक जानवी अजीब आवाज में हंसने लगी। उसकी यह अजीब हंसी सुनकर प्रतीक अब गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कमरे की लाइट ऑन करते हुए जानवी से ऊंचे लहजे में कहा, जानवी, यह सब क्या नाटक है? प्रतीक के इतना बोलते ही जानवी की हंसी बंद हो गई। प्रतीक ने झल्लाते हुए आगे कहा, मैं कब से देख रहा हूं तुम आजकल रोज आईने के सामने दिन रात खुद को पागलों की तरह निहारती रहती हो। खुद को आईने में देखकर अजीब हरकतें करने लगती हो। यह सब क्या है? क्या तुम पिछली रात का सबक भूल गई या फिर से याद दिलाऊं? आईने के सामने खामोश खड़ी जानवी को अब गुस्सा आ रहा था। गुस्से से अपनी मुट्ठी दबाए जानवी प्रतीक को गुस्से से घूरने लगी थी। प्रतीक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त किस भयानक चीज से उलझ रहा है, जिसे वो अपनी पत्नी समझकर उस पर भड़क रहा है। वो तो एक भयानक साया है, लेकिन प्रतीक का पारा अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रतीक ने कहा, ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? अपनी आंखें नीचे करो। तुम मेरा गुस्सा नहीं जानती हो, इसलिए यह अजीब और पागलों वाली हरकतें करना छोड़ दो, वरना। इस पर जानवी ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वरना क्या? जानवी की यह हिम्मत देखकर प्रतीक को और गुस्सा आने लगा। प्रतीक ने बोला, बस बहुत हो गया। यह सब इस आईने की वजह से कर रही हो ना? मत भूलो, यह आईना भी मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था। यह एक पुराना सामान है जिसके लिए तुम इस तरह पेश आ रही हो मुझसे। अगर मैं तुम्हें जो चीज लाकर दे सकता हूं, वही चीज मैं तुमसे छीन भी सकता हूं। मैं अभी यह आईना तुम्हारे सामने तोड़ दूंगा। इतना कहते ही प्रतीक ने अपने दोनों हाथों से उस आईने के फ्रेम को दीवार से हटाया और सीधे जमीन पर पटक दिया। लेकिन जमीन पर पटकने के बाद प्रतीक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उस आईने को इतनी जोर से जमीन पर पटकने के बाद भी
उस आईने पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। प्रतीक हैरान भरी नजर से देखता ही रह गया। प्रतीक यह देखकर हैरान ही था, लेकिन अगले पल जानवी एक शैतानी और भारी आवाज में प्रतीक पर हंसने लगी। उसके इस तरह हंसने पर अचानक प्रतीक का दिल कांप उठा, क्योंकि वो कोई आम इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि किसी शैतान की आवाज में जानवी हंस रही थी। प्रतीक ने अपने कांपते हुए होंठों से पूछा, यह कैसी आवाज निकाल कर हंस रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम वो पहले वाली जानवी नहीं हो। इस पर जानवी ने उसी भारी आवाज में कहा, मैं तेरी जानवी नहीं हूं। और इतना कहते ही कमरे की लाइट जलने बुझने लग गई। प्रतीक अब काफी घबरा गया था, पर अचानक प्रतीक ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसका मुंह खौफ से खुला का खुला रह गया। जानवी का चेहरा अब डरावना होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने लगी थीं। उसके चेहरे का मांस धीरे धीरे सड़ने और गलने लगा था। जानवी के लंबे बाल अचानक हवा में उड़ते हुए अजीब तरह से लहराने लगे थे। जानवी के बाल किसी पेड़ की डालियों की तरह हवा में हिल रहे थे। देखते ही देखते वो शैतानी साया अपने असली रूप में आ गई। यह भयानक और खौफनाक मंजर देखकर प्रतीक के मुंह से चीख निकलने लगी, लेकिन इससे पहले प्रतीक खौफ के मारे चिल्ला पाता, तभी उसी पल उस भयानक साए ने अपनी शैतानी शक्ति से प्रतीक की आवाज बंद कर दी। प्रतीक के मुंह से चीख तो क्या, उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। जैसे प्रतीक की आवाज गायब हो गई। जानवी ने भारी आवाज में कहा, क्या हुआ पतिदेव? आवाज नहीं निकल रही। अभी तो आप बड़ा बौखला रहे थे, अब क्या हुआ? यह कहकर जानवी फिर से शैतानी आवाज में हंसने लगी। प्रतीक जान चुका था कि यह उसकी जानवी नहीं है, इसलिए अपनी मां को खबर करने के लिए प्रतीक कमरे से बाहर जाने लगा। मगर जानवी ने अपनी शैतानी शक्ति से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे हालात में प्रतीक ना मदद के लिए चीख पा रहा था, न खुद को बचाने के लिए भाग पा रहा था। मगर यह तो कुछ नहीं था। अगले पल प्रतीक के साथ अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसने सोचा भी नहीं होगा। वो भयानक साया दोबारा जानवी के रूप में वापस आ गई। जानवी का रूप धारण करते ही उसने भारी आवाज में कहा, बेवकूफ, मैं तेरी जानवी नहीं हूं जो तेरी एक डांट से सहम जाऊंगी। तू नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूं, तेरा क्या हाल कर सकती हूं। अब देख मुझसे उलझने का नतीजा। इतना कहते ही जानवी अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करने लगी। शैतानी शक्ति का उपयोग करते ही अचानक प्रतीक के पैर और हाथ की हड्डियां आवाज करते हुए टूटने लगीं। जमीन पर दर्द से झटपटाता हुआ प्रतीक न तो चिल्लाने की हालत में था और न भागने की हालत में। वो शैतानी साए के आगे पूरी तरह टूट चुका था। प्रतीक के लिए यह सबसे भयानक और दर्दनाक रात थी। हड्डी टूटने की वजह से कई देर तक प्रतीक ऐसे ही दर्द से तड़पता रहा। अगली सुबह शारदा के कमरे के दरवाजे पर जानवी लगातार दस्तक देते हुए शारदा को आवाज लगाने लगती है। शारदा नींद से जागते हुए कमरे का दरवाजा खोलने जाती है। यह सुबह सुबह बहू क्यों जगाकर परेशान कर रही है? खुद से बड़बड़ाते हुए शारदा दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही जानवी घबराई हुई अंदर आती है और अंदर आते हुए शारदा से कहती है, मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ, प्रतीक को कुछ हो गया है। जानवी के मुंह से यह बात सुनकर शारदा अपने बेटे के पास दौड़ती हुई जाती है। कमरे में प्रतीक की हालत बेहद गंभीर दिख रही थी। उसकी आवाज तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पूरा शरीर बूढ़ी तरह अकड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल हिलने की हालत में नहीं था। वो जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था। प्रतीक का बायां हाथ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसके पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। प्रतीक की यह गंभीर हालत देखकर शारदा अपना सिर पकड़कर रो पड़ी। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हुआ है इसे? किसने किया यह? कोई मुझे कुछ बताएगा? इस पर जानवी ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे भी नहीं पता इनकी यह हालत कैसे हो गई। हम तो उनके साथ ही सो रहे थे, मगर जब सुबह उठकर मैंने देखा तो वो मेरे साथ लेटे हुए नहीं थे, बल्कि बुरी हालत में जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। मैं कब से उनसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, किसने किया यह, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे किसी ने इनकी आवाज छीन ली हो। यह सुनकर शारदा ने हैरानी से पूछा, क्या बोल रही है तू? कल रात प्रतीक की यह हालत हो गई और तुझे कोई खबर नहीं हुई?
कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेरा बेटा दर्द से चिल्लाया होगा और तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे कैसे मान लूं मैं ये तेरी बात? जानवी ने यकीन दिलाते हुए कहा। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे सारी रात उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई हलचल महसूस नहीं हुई। जानवी के इतना बताने के बाद भी शारदा को जानवी पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अब शक भरी नजर से जानवी की तरफ देख रही थी। तभी जानवी ने कहा, मम्मी जी, भले ही आप मुझ पर यकीन करें या ना करें, मगर इस वक्त कृपा करके प्रतीक को किसी डॉक्टर के पास ले चलिए। देखिए ना इनकी हालत, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जानवी की बात मानकर शारदा एम्बुलेंस के सहारे प्रतीक को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल में प्रतीक की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर सोच में पड़ गए कि बिना किसी हादसे या मारपीट के किसी इंसान की हड्डियों में अपने आप उतने फ्रैक्चर कैसे आ सकते हैं। यह सोचकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया था, मगर जानवी मन ही मन इस डरावने लम्हे का आनंद ले रही थी और साथ ही वो झूठी हमदर्दी भी जता रही थी। कुछ दिनों बाद प्रतीक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आता है, मगर वो अभी भी कुछ कहने के लायक नहीं था। उसके आधे शरीर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कई महीनों तक प्रतीक को बेड रेस्ट पर रखा गया था। प्रतीक इस घर का इकलौता बेटा था जो घर के खर्चे उठाया करता था, मगर उसकी यह गंभीर स्थिति देखकर शारदा बहुत परेशान रह गई थी। वो जल्द से जल्द अपने बेटे को ठीक होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। आखिर प्रतीक के साथ क्या हुआ? किसने उसकी यह हालत की? शारदा जब भी अपने बेटे से पूछने की कोशिश करती तो प्रतीक जानवी की तरफ देखकर अपनी मां को इशारा करने लगता था, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो, पर आवाज छीन जाने के कारण बता नहीं पाता था। प्रतीक के इस इशारे से शारदा का शक और भी गहरा हो रहा था। उसे अब जानवी में कुछ तो अजीब नजर आ रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। शारदा पूरा दिन अकेले ही अपने बेटे प्रतीक का ख्याल रखती, उसकी देखभाल करती। उसे खाना खिलाना, पानी पिलाना सब शारदा ही करने लगी थी। लेकिन जानवी की हरकतें अब दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थीं। दिन में वो खुद को आईने में अजीब तरह से घूरती और हर आधी रात के समय 3 बजे वो बाहर सुनसान इलाकों में टहलने लग जाती थी। शारदा को यह बहुत अजीब लग रहा था। शुरू में तो वो जानवी पर बहुत चिल्लाई कि तुम मेरे बेटे का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, उसके पास क्यों नहीं ठहरती हो, मगर जानवी अक्सर बिना जवाब दिए शारदा को गुस्से से घूरने लग जाती थी। जानवी के इस तरह से घूरने से शारदा की भी बोलती बंद हो जाती थी। एक शाम शारदा ने जानवी को किचन में काम करते हुए पाया। शारदा ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, शुक्र है आज रात मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे अपने बेटे के पास रहने के लिए और समय मिल जाएगा। इतना सोचते ही शारदा किचन में जाकर देखने लगी कि जानवी आज रात कौन सी सब्जी बनाने में लगी है। शारदा ये देखने जा ही रही थी कि तभी किचन में किसी के कच्चे मांस की बदबू आने लगी। शारदा ने जब मुंह पर हाथ रखते हुए पास जाकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जानवी किचन में मुर्गी का कच्चा मांस काट रही थी। प्रतीक और शारदा शुरू से ही शाकाहारी थे। उन्होंने आज तक किसी भी मांस का सेवन नहीं किया था। शारदा ने जानवी पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, ये क्या है? तुम्हें पता है हम लोग शाकाहारी हैं, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? जा, अभी इस मुर्गे का कच्चा मांस बाहर फेंक कर आ, ये सब यहां नहीं चलेगा। हम लोग शरीफ और साधारण लोग हैं। शारदा की इस बात पर जानवी हंसने लगी। जानवी ने हंसते हुए कहा, शरीफ और तुम लोग? वही शरीफ लोग जो एक छोटी सी भूल पर अपनी बहू को पूरी रात भूखा प्यासा रखते हो, है ना मम्मी जी? इस पर शारदा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूं तुम हमसे उस रात का बदला ले रही हो। जरूर तुमने मेरे बेटे की वो हालत की होगी। तुम्हारी ये घिनौनी हरकतें देखकर मेरा तुम पर से यकीन उठ गया है, पर अब बहुत हो गया। बहुत मनमानी कर ली तुमने। तुम ये कच्चा मांस अभी के अभी बाहर फेंक कर आओगी। मगर शारदा की इन बातों का जानवी पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर अगले पल अचानक जानवी उस मुर्गे के कच्चे मांस को उठाकर खाने लगी। यह देखकर शारदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानवी बड़े ही अजीब तरीके से उस कच्चे मांस को चबा रही थी।
यह देखकर शारदा से रहा नहीं गया और गुस्से में आकर उन्होंने जानवी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन शारदा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने जानवी नहीं बल्कि एक भयानक साया खड़ा था जो कच्चे मांस का सेवन कर रहा था। शारदा के इस थप्पड़ के बाद जानवी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने भारी आवाज में गुर्राते हुए शारदा से कहा, साली बुढ़िया, अब तू जान से गई। इतना कहते ही अचानक जानवी हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पर इससे पहले कुछ हो पाता तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बज गई। दरवाजे की घंटी बजते ही जानवी एक जगह थम गई और गुस्से भरी नजर से शारदा को घूरने लगी। शारदा दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही एक पड़ोसी मित्तल साहब अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही जानवी अपनी जगह से चल दी। पड़ोसी मित्तल साहब को बिना नमस्ते किए जानवी वहां से चली गई। जानवी का यूं इस तरह जाना मित्तल साहब को बड़ा अजीब लगा। इतने में शारदा ने उनसे पूछा, आइए बैठिए, कुछ लेंगे आप? पड़ोसी मित्तल ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं तो बस यह प्रसाद देने आया था। वो क्या है? मैं शाम के वक्त परिवार के साथ मंदिर गया था। साथ ही मैंने भगवान से आपके बेटे की जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। सोचा यह प्रसाद आपको भी बांट दूं। शारदा ने अपने दोनों हाथों से पड़ोसी मित्तल से वो प्रसाद लेते हुए कहा, जी, मैं भी दिन रात भगवान से बस यही दुआ करती हूं कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। इस पर मित्तल ने कहा, विश्वास रखिए, वो जरूर ठीक होगा। वैसे आपके बेटे की यह खबर जानकर मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वही तो आपका सहारा है। वैसे आपकी बहू ठीक तो है ना? इस पर शारदा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हाँ ठीक है, पर क्यों पूछा? इस पर पड़ोसी मित्तल ने कहा, वो दरअसल मैंने हाल ही में किसी से सुना है कि आधी रात के समय आपकी बहू सुनसान इलाकों में टहलती है। कई लोगों ने तो उसे बीच रात टहलते हुए भी देखा था। सुना है बाल खुले किए, काले कपड़े पहनकर आधी रात में घूमती है। क्या यह सच है? इस पर शारदा ने परेशानी होते हुए कहा, अब मैं क्या ही बोलूं। बेटा चलने फिरने की हालत में नहीं रहा, ना कुछ बोलने की हालत में, और बहू की हरकतें भी दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं। मैं अकेली औरत इस उम्र में किस किस को देखूं, बेटे को संभालूं या बहू को? ना जाने किसकी नजर लग गई है हमें कि ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। इस पर पड़ोसी मित्तल ने कहा, आप रोइए मत, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। आप एक काम क्यों नहीं करती, किसी एक पुजारी या बाबा को बुलाकर अपने बेटे को दिखाइए। देखिए डॉक्टर ने जो मरहम पट्टी की है उससे आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, मगर इन बाबाओं को बुलाने से इन सब के पीछे का कारण पता चल जाएगा। अगर आपकी नज़र में कोई पंडित या बाबा हो तो एक बार उन्हें घर बुलाकर अपनी समस्या बताइए, क्योंकि ये पंडित और बाबा वो देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। बाकी आपकी इच्छा। चलिए अब मैं चलता हूं। इतना कहकर पड़ोसी मित्तल अपनी जगह से उठकर चला जाता है। पड़ोसी मित्तल की बात शारदा को काफी सही लग रही थी और इस पर उन्होंने कुछ सोच विचार किया। कुछ ही दिनों में शारदा किसी बाबा के बारे में पता करने लगी। कई दिन पता करने के बाद शारदा को एक बाबा के बारे में पता चला जिनका नाम था बाबा रुद्र प्रताप, जो कि काफी जाने माने बाबा थे। शारदा ने पता किया कि उस बाबा के पास कुछ ऐसी शक्तियां सिद्धियां थीं जिनसे से वो कुछ गंभीर समस्याओं को मिटा सकते थे। आखिरकार एक दिन बाबा रुद्र प्रताप शारदा के बुलाने पर घर पर आ गए। घर आते ही बाबा रुद्र प्रताप घर के चारों ओर अच्छी तरह देखने लगे। उस बाबा को घर में घुसता देख जानवी बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही जानवी बाबा के सामने से गुजरते हुए गई, अचानक उस बाबा की नजर जानवी पर ठहर गई। जानवी की वजह से शारदा अपने घर में अब कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जानवी की एक हरकत से बाबा रुद्र प्रताप रुष्ट होकर चले जाएं। इसलिए बाबा का ध्यान जानवी से हटाते हुए कहा, आइए बाबा, बहू से बाद में मिलवाऊंगी, पहले आप मेरे बेटे को देख लीजिए। इतना कहते ही बाबा रुद्र प्रताप शारदा के साथ प्रतीक के कमरे में चले गए, मगर कमरे के अंदर कदम रखते ही बाबा रुद्र प्रताप को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो चारों ओर कमरे की तरफ देखने लगे। उस कमरे में ऐसा कुछ तो था जो बाबा रुद्र प्रताप का ध्यान अपनी ओर बार बार खींच रहा था। शारदा ने कहा, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं बाबा? एक बार मेरे बेटे की तरफ देख लीजिए।
कितनी बुरी हालत में मेरा बेटा प्रतीक बिस्तर पर पड़ा है। तभी उस बाबा ने एक नजर प्रतीक की तरफ देखा, लेकिन उस बाबा को प्रतीक की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आया। उस बाबा ने प्रतीक के करीब आते हुए पूछा, बताओ मुझे, किसने ये तुम्हारी हालत की? किसने तुम्हारी ये आवाज छीन ली? इशारा करो मुझे कुछ। बाबा रुद्र प्रताप के इतना पूछते ही प्रतीक ने अपनी खौफ भरी नजर से उस दीवार पर लगे आईने की तरफ इशारा किया। उस इशारे को समझते हुए बाबा रुद्र प्रताप ने पीछे पलटकर दीवार पर लगे उस आईने के फ्रेम को देखा। उस आईने को देखते ही बाबा उस आईने के करीब जाने लगे। कई देर तक वो बाबा दीवार पर लगे आईने को गंभीर नजरों से घूरते रहे, मानो जैसे उस आईने में कुछ बहुत भयानक दिख गया हो। सामने खड़ी शारदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस बाबा रुद्र प्रताप ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शारदा से पूछा, यह आईना कब से दीवार पर लगा है और इसे यहां कौन लाया था? शारदा ने जवाब में कहा, कुछ ही हफ्ते पहले का है यह आईना, पर यह आईना काफी साल पुराना है। कुछ हफ्ते पहले मेरा बेटा इस आईने को एक दुकान से खरीद कर लाया था जहां पुराने सामान बिक रहे थे। पर क्या हुआ बाबा, आप क्यों यह सवाल पूछ रहे हैं? इस पर बाबा रुद्र प्रताप ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने इस आईने को घर पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह कोई ऐसा वैसा आम आईना नहीं है। शारदा ने हैरान होते हुए पूछा, मैं आपका मतलब समझ नहीं पाई बाबा, कैसा आईना है यह? उस बाबा ने कहा, यह आईना नहीं, आत्माओं की दुनिया में जाने का दूसरा दरवाजा है, जहां से कई दुष्ट आत्माएं इस दरवाजे से इस दुनिया में आ सकते हैं और इंसान को अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। और मैं अच्छे से देख सकता हूं, इस आईने में एक जिंदा लड़की कैद है जो वापस आने के लिए तरस रही है। मैं उसे अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। इतना सब सुनने के बाद शारदा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने डरते हुए पूछा, कौन सी लड़की फंसी है इस आईने में? बाबा रुद्र प्रताप ने कुछ देर उस आईने की तरफ देखा और शारदा से पूछा, तुम्हारी बहू का नाम जानवी है ना? इस पर शारदा ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, हाँ, उसका नाम जानवी है, पर मैंने तो आपको उसका नाम नहीं बताया। आपको यह नाम कैसे पता चला? शारदा के सवाल को अनसुना करते हुए बाबा ने कहा, जो लड़की बाहर आंगन में बैठी है उसे यहां लेकर आओ, अभी के अभी। इस पर शारदा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं उससे कुछ भी कहूं तो वो उसका उल्टा करने लगती है। मेरे बुलाने पर भी वो यहां नहीं आएगी। इस पर बाबा रुद्र प्रताप ने कहा, आएगी, जरूर आएगी, मैं उसे यहां आने पर मजबूर करूंगा। इतना कहते ही बाबा ने उस आईने पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। तभी बाहर आंगन में बैठी जानवी को अपने अंदर एक तेज झटका महसूस हुआ। उस झटके के कारण जानवी को तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अचानक जानवी गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और गुर्राते हुए प्रतीक के कमरे की तरफ बढ़ चली। गुस्से से आग बबूला होते हुए जानवी बाबा रुद्र प्रताप के सामने आ गई। सामने प्रकट होते ही जानवी गुस्से भरी लाल आंखों से बाबा की तरफ घूरने लगी। जानवी ने गुस्से से गहरी सांस लेते हुए कहा, इस आईने से अपना हाथ हटाओ, वरना ये हाथ काम करने के काबिल नहीं रहेगा। जानवी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर शारदा डर से हैरान रह गई। इससे पहले शारदा जानवी को चुप करा पाती, तभी हाथ के इशारे से बाबा रुद्र प्रताप ने उन्हें रोक लिया। बड़े ही गौर से बाबा रुद्र प्रताप जानवी को देख रहे थे। जानवी भी गुस्से भरी नजर से उस बाबा को देख रही थी। तभी अगले पल उस बाबा ने कहा, मैं जो यहां देखने आया था वो मैं देख चुका, अब मैं चलता हूं। शारदा जी, आप मुझे बाहर तक छोड़ दें। शारदा ने ठीक वैसा ही किया। बाबा रुद्र प्रताप को बाहर तक छोड़ने के बाद शारदा ने कहा, बहू की इस बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। इस पर उस बाबा ने कहा, तुम जिसे अपनी बहू समझ रही हो वो तुम्हारी बहू नहीं, बल्कि एक शैतानी डायन तुम्हारे घर में घूम रही है और उसी ने ही तुम्हारे बेटे की यह हालत की है। इतना सुनते ही शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा रुद्र प्रताप ने आगे कहा, यह तुम्हारी बहू जानवी नहीं है, यह जानवी के रूप में एक शैतानी डायन है जो जानवी का रूप धारण करके तुम लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। जानवी तो उस आईने में कैद है। उसकी दर्द भरी चीख मैं अच्छे से सुन पा रहा था।
अगर तुमने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो यह डायन तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक साथ निगल जाएगी। बाबा की बातें शारदा को डरा रही थीं। शारदा ने घबराते हुए कहा, तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? इस डायन से मैं अपने बेटे और खुद की रक्षा कैसे करूं और कैसे अपनी बहू को वापस लेकर आऊं? इस पर बाबा रुद्र प्रताप ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा कुछ सामान लेकर। मेरे आने का इंतजार करना और इस डायन पर नजर रखना। याद रहे, उसे थोड़ा सा भी शक ना हो कि हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। इतना कहते ही बाबा रुद्र प्रताप वहां से चले गए, मगर अब शारदा को अपने ही घर में कदम रखने से डर लग रहा था। रात का वक्त हो चला था, रात के 10 बज चुके थे। तभी बाबा रुद्र प्रताप के आने का समय हो गया था। थोड़ी ही देर में बाबा रुद्र प्रताप सामान लेकर शारदा के घर पहुंच गए, लेकिन जब दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा अपने आप आवाज करते हुए खुल गया। उस बाबा को घर में कुछ गलत होता हुआ नजर आने लगा। जैसे ही उन्होंने अपने कदम घर में रखा, तभी सामने खड़ी जानवी ने कहा, आइए, आपका ही इंतजार था। इतना कहते ही घर का मुख्य दरवाजा एक जोर के साथ अपने आप बंद हो गया। यह देखकर बाबा थोड़ा चौंक उठे। जानवी ने कहा, बस इसी में डर गए आप? इस पर बाबा रुद्र प्रताप ने कहा, शारदा जी कहाँ हैं? एक कुटिल मुस्कान लिए जानवी ने कहा, चलिए, कमरे में वो आपका इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही बाबा रुद्र प्रताप तुरंत ही प्रतीक के कमरे में जा पहुंचे, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही बाबा ने देखा प्रतीक के साथ अब शारदा भी उसी बुरी हालत में अपने बेटे के साथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, न कुछ बोलने के हालत में, न हिलने डुलने के हालत में। यह देखकर बाबा रुद्र प्रताप हैरान रह गए। तभी पीछे से आती हुई जानवी ने भारी आवाज में कहा, तू यहां मुझसे उलझने आया था ना? देख लिया मैं क्या क्या कर सकती हूं। अब तेरा भी मैं वही अंजाम होगा। तेरे शरीर के एक एक अंग को बुरी तरह तोड़ मरोड़ दूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय दर्द में तड़पने के। ये कहते ही जानवी शैतानी आवाज में हंसने लगी। तभी बाबा रुद्र प्रताप ने अपने लोटे में से गंगा जल का पानी हाथ में लिया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस गंगा जल को जानवी के चेहरे पर छिड़क दिया। उस गंगा जल के छिड़कते ही वो बहुरूपिया जानवी अपने असली भयानक रूप में आ गई। उसका जलता भयानक चेहरा और उसकी वो हवा में उड़ती लंबी जुल्फें अपना कहर बरसा रही थीं। लेकिन बेखौफ हुए बाबा रुद्र प्रताप बार बार गंगा जल उस शैतानी डायन पर छिड़कते जा रहे थे। उस गंगा जल की बूंदें किसी आग की लपटों की तरह डायन पर बरस रही थीं। उस डायन को कमजोर देखकर बाबा ने तुरंत उस शैतानी डायन के आसपास गोल चक्र बना दिया, जिससे वो शैतानी डायन उस गोल चक्र के बीच में बंद कर रह गई। वो शैतानी डायन जोर से गुर्राने लगी और खुद को उस गोल चक्र से निकालने की कोशिश करने लगी, मगर अब उसकी सारी शक्तियां कम पड़ रही थीं। तभी अगले पल उस बाबा ने आग का गोल दायरा बनाकर उसमें कई लकड़ियां रख दी और थोड़ी ही देर में उन लकड़ियों को जलाकर सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने में लग गए। कई देर रात तक यह चलता रहा। तभी वो डायन अब कमजोर पड़ने लगी थी। तभी उस शैतानी डायन ने पूछा, बंद कर यह सब, वरना मैं भस्म हो जाऊंगी। इस पर बाबा ने कहा, फिक्र मत कर, तुझे इतनी आसानी से भस्म होने नहीं दूंगा। बाबा ने आगे कहा, अभी के अभी तू जानवी को उस आईने की कैद से छुड़ाकर वापस यहां ले आ। लेकिन बाबा के एक बार बोलने पर वो डायन नहीं मानी। तभी आग में कुछ डालते हुए बाबा ने फिर से मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे वो शैतानी डायन दर्द से चिल्ला पड़ी। उस बाबा ने कहा, जानवी को वापस लेकर आती है या नहीं? तभी हार मानते हुए शैतानी डायन अपनी बची खुची शक्तियों से जानवी को आईने से बाहर ले आई। लेकिन बाबा ने देखा कि आईने में से अभी तक कोई बाहर निकल कर नहीं आया। बाबा ने पूछा, कहाँ है जानवी, बताओ। उस डायन ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आ चुकी है वापस, वो इस वक्त अलमारी के अंदर है। तभी अलमारी के अंदर कुछ हलचल होने लगी और कुछ ही पल में जानवी हांफते हुए अलमारी का दरवाजा खोलते हुए बाहर सामने आ गई। जानवी खुद को यहां वापस पाकर रोने लगी। अगले पल उस बाबा ने कहा, जैसे तुमने अपनी शैतानी शक्ति से इन दोनों मां बेटे की यह हालत की थी, अब तुम उन्हीं शक्तियों से इन दोनों को अभी के अभी ठीक करोगी और उनकी आवाज वापस लौटाओगी।
इस पर उस डायन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, नहीं करूंगी। यह सुनकर रुद्र प्रताप अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गंगा जल आईने पर छिड़क दिया। आईने पर गंगा जल छिड़कते ही ना जाने कितनी दर्द भरी चीख उस आईने से गूंजते हुए सुनाई देने लगी। उस डायन ने रुद्र प्रताप से रोते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी इन दोनों को ठीक करती हूं, पर मेरी एक शर्त है। इस पर उस बाबा रुद्र प्रताप ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उस डायन ने कहा, सब ठीक हो जाने के बाद तुम यह आईना उसकी जगह पर रखकर आओगे जहां से सुरक्षित रखा गया था। उस डायन ने उस जगह का पता बताया जिसे रुद्र प्रताप ध्यान से सुन रहे थे। रुद्र प्रताप ने कहा, ठीक है, मैं इस आईने को उस जगह पर रखकर आ जाऊंगा, पर याद रखना तुम फिर कभी इन तीनों को परेशान नहीं करोगी। अगले पल उस शैतानी डायन ने अपनी शक्तियों से उन दोनों माँ बेटे को ठीक कर दिया और अगले ही पल वो डायन धीरे धीरे उस आईने के अंदर समा गई। आईने में समाते ही उस बाबा ने तुरंत किसी लाल कपड़े से उस आईने को पूरी तरह ढक दिया। कमरे में शांति फैल गई। दोनों प्रतीक और शारदा ठीक हो गए और दोनों ने जानवी को गले से लगा लिया। इस बात को 1 महीना बीत चुका था, मगर उस आईने की कैद से निकलने के बाद जानवी की हंसी और मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो गई थी। लेकिन दोनों माँ बेटे अब जानवी की देखभाल करने में लग गए थे। शारदा एक अच्छी सांस की तरह जानवी का ख्याल रखने लगी थी। प्रतीक भी एक अच्छे पति की तरह जानवी पर प्यार लुटा रहा था। दोनों को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, मगर जानवी तो अभी भी सदमे में थी। तभी एक दिन जानवी ने कुछ फैसला किया। जानवी अपना सामान पैक कर रही थी। जब प्रतीक और शारदा ने जानवी को सामान पैक करते हुए देखा तो दोनों हैरान रह गए। दोनों ने जानवी से पूछा, जानवी, यह क्या कर रही हो तुम? जानवी ने कहा, मैं नानी के घर जा रही हूं और शायद अब वापस लौटूंगी नहीं, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। इस पर प्रतीक ने कहा, लेकिन क्यों जानवी, हमने तुमसे अपनी भूल की माफी भी मांगी, अब तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ो यह नाराजगी और भूल जाओ वो सब कुछ। इस पर जानवी ने कहा, नहीं भूल सकती। वो दर्द भरी चीखें, वो घना अंधेरा आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है, आज भी मुझे हाउंट करती है। आप लोग नहीं जानते उस आईने के अंदर कितना अंधकार छाया हुआ था। उस अंधकार की दुनिया में मैं कितने दिन रही। उस अंधेरे में वो भयानक दर्द भरी चीख मुझे अंदर तक तोड़ गई। नहीं भूल पा रही मैं वो सब। जितना ज्यादा यहाँ रहती हूँ मुझे वही आईना और वो अंधेरा याद आता है। जानवी की यह बात सुनकर दोनों माँ बेटे ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। जानवी ने आगे कहा, उस रात मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। अगर आप में से कोई दरवाजा खोलने आ जाता तो वो साया मुझे उस दुनिया में नहीं ले जाता। इस पर प्रतीक ने एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे इस तकलीफ का कारण मैं हूं। तुम्हें कठोर सजा देने के चक्कर में मैं अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो और एक मौका दो तुम्हारा अच्छा पति बनने का। इस पर जानवी ने कहा, अच्छा पति? आप कभी अच्छे पति थे ही नहीं, क्योंकि एक अच्छे बेटे बनने के चक्कर में आप पति का फर्ज भूल गए। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब यहां और नहीं रह सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब मेरी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी यहां लौट आऊंगी। उससे पहले मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा और ना मुझे रोकने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं चलती हूं। इतना कहते हुए जानवी अपना सामान उठाते हुए उनके घर से चली गई और कई दिन अपनी नानी के घर शांति से रही। लेकिन दोनों माँ बेटे प्रतीक और शारदा अपनी इन हरकतों के लिए बेहद शर्मिंदा थे। इसलिए उन्होंने जानवी पर कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसे समय देते हुए उसके हाल पर छोड़ दिया। चलो जो भी हुआ, लेकिन देर सवेर उसकी सास और उसके पति को यह बात समझ में आ गई कि हमने जानवी के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। अगर वह उसके साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करते तो उन दोनों को भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। हालांकि इसमें एक अच्छा फायदा यह भी हुआ कि जानवी वैसे भी तो बहुत ज्यादा परेशानी में चल ही रही थी। चलो इतनी सी परेशानी और सही, लेकिन उसके बाद जो साया उसके रूप में आकर के उसे घर में रही, उसने उसके पति और सास को बिल्कुल सीधा कर दिया। वरना न जाने
और कितने वर्षों तक जानवी इसी प्रकार से उनके ताने सुनते रहती, उनके दबाव में रहती और हमेशा उसके साथ शोषण होता रहता। तो भले ही उसमें कुछ गलत हुआ हो, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा सबक उसके पति और उसकी सास को भी मिल गया और वह बहुत ही अच्छे प्रकार से सुधर भी गए। हालांकि इन सब का जानवी के दिमाग पर जो असर पड़ा है उसको इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन जब भी जानवी कभी अच्छे से ठीक हो जाएगी तो वापस अपने पति को अपना लेगी, क्योंकि एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जानवी इस बात को समझेगी और अपने पति को माफ करेगी और दोबारा जाकर खुशी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी और अपनी सास का भी पूरा ध्यान रखेगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। स्वाति, दिनेश, दाव भट्ट महाराष्ट्र, नेहा शर्मा उत्तराखंड, इमरान अलीगढ़, अनिल माथे कानपुर, इजहार अली दिल्ली, अपेक्षा खनाल नेपाल, राहुल सिंह मुंबई, रितेश गुजरात, राजू महौर आगरा, गौरी लोकेश दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हॉरर अनुभव के साथ।